हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। आज है 21 फरवरी 2023 और आज हम यूपीएससी के इस जनरेशन में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि वास्तुकला क्या है, वास्तुकला का किस पर प्रभाव रहा और वह किन किन तत्वों से प्रभावित हुआ। तो आज हम यूपीएससी की क्लास में आधुनिक वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मध्यकालीन जो वास्तुकला था उसमें औरंगजेब के शासन के साथ ही मध्यकालीन का जो वास्तुकला था वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। हम जैसे आधुनिक वास्तुकला पढ़ते हैं तो जैसे ही आधुनिक वास्तुकला पढ़ते हैं तो जो अंग्रेज मुसलमान हुआ करते थे यानी कि जो औरंगजेब का शासन था वह धीरे धीरे समाप्त हुआ और जो यूरोपीय थे यानी कि डच थे, पुर्तगाल, फ्रांस, अंग्रेज, ये सभी भारत देश पर व्यापार करने के लिए आए और उनका लालच बढ़ता गया और वह धीरे धीरे भारत पर क्या कहा जाए तो उसको कब्जा करने लगे। वह व्यापारिक दृष्टि से भारत पर अपना शासन करना चाहते थे। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर आपको कहीं 10 रुपए का चीज 5 रुपए में मिल जाए तो आपका लालच बढ़ता जाएगा, आप हर चीज वहीं से खरीदना चाहेंगे, आप धीरे धीरे वहां पर अपना नियंत्रण करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार भारत देश में भी जो यूरोपीय तत्व थे वह धीरे धीरे अपना कब्जा करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप ही हमको पता है कि भारत देश 1947 तक अंग्रेजों के हाथों गुलाम रहा और फिर 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक, देखो यार क्या होता है कि अपन ना फ्रेंडली अगर पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो आज से हम एकदम ये समझ के पढ़ते हैं कि मैं टीचर नहीं, हम दोनों कनेक्शन एकदम फ्रेंड्स जैसे बना के चलते हैं। ठीक, तो देखो क्या होता है कि जो आधुनिक वास्तुकला है, ठीक, आधुनिक वास्तुकला में जो सबसे पहले जो प्रभाव होता है ना, आधुनिक वास्तुकला में पुर्तगाली प्रभाव। ठीक, क्या होता है? पुर्तगाली यानी कि आइबेरियन शैली। पुर्तगालियों ने क्या लेके आया यार? जो पुर्तगाली जो वहां के पुर्तगाल देश की जो व्यापार करने वाले थे उन्होंने अपने वहां से आइबेरियन शैली को साथ मिलाया, जिससे भारत की जो शैली थी वह भी कहीं ना कहीं संबंधित हुआ और परिवर्तन हुआ। ठीक, तो आइबेरियन शैली को वहां से लेके आए। गोवा के से कैथेड्रल का यह एक इमारत है जो उन्होंने अपनी वास्तुकला के अनुसार बनवाया था। कहाँ? गोवा में। तो गोवा के मैं एक बार और फिर बोल रहा हूं, मैंने इस क्लास में नहीं बोला था कि आप कॉपी और पेन लेकर ही रखें। ठीक, कोशिश हम यही करेंगे कि हम आसानी से आसानी तरीके से समझें। ठीक, तो गोवा के एक स्थान में क्या है तो से कैथेड्रल, यह इमारत का नाम है, इसको बनवाया था किसने? पुर्तगालियों ने। और 1619 में इसको कंप्लीट कर लिए थे। इसको कब कंप्लीट कर लिए थे? 1619 में इसको कंप्लीट कर लिए थे। कौन? तो पुर्तगालियों ने। नोट करें इस लाइन को। ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोल रहा है? स्वर्णिम घंटा या गोल्डन बेल कहा जाता है। क्या है कि पुर्तगालियों ने जो गोवा में, इन्होंने अपना केंद्र गोवा में बनाया और आपको पता ही होगा कि गोवा में जो समुद्र के किनारे स्थित है और जल मार्ग जहां पर बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाता है। तो इन्होंने अपनी दिमाग चलाई, अपना होशियारी चलाया, अपनी बुद्धि चलाई और क्या किया ये कि वहां अपना व्यापार, कहां? गोवा में अपना व्यापार केंद्र बनाए। कौन? तो पुर्तगालियों ने। जनरली दिमाग, यानी कि कहा जाता है ना कि जनरली दिमाग लगाए, तो इन्होंने जो पुर्तगालियों थे इन्होंने जनरल दिमाग लगाया और क्या किया? वहां पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। ठीक, तो जो वास्तुकला की शैली है तो आइबेरियन शैली को लेके आए। से कैथेड्रल को उन्होंने वहां बनवाया। किसने? पुर्तगालियों ने। 1619 में उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया। ठीक है। अब बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया? अपना प्रभुत्व जमाना जब शुरू किया, कोई भी हो, जब राजा महाराजा, अभी भी जैसे कोई सेठ गांव में जीत कहीं थोड़ा सा कहीं उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाती है, वह घर बनवाता है, महल बनवाता है, अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है गांव में, अपने मोहल्ले में। उसी प्रकार क्या होता है कि इन्होंने भी अपना एक चिन्ह बनवाया जिसको क्या कहते हैं? स्वर्णिम घंटा या गोल्डन बेल। स्वर्णिम घंटा या गोल्डन बेल बनवाया किसने? पुर्तगालियों ने। तो कहां बनवाया? गोवा में। तो याद रखना कहां बनवाया? गोवा में। पुर्तगाल शैली और विशाल घंटा। और ये जो क्या कहा जाए स्वर्णिम घंटा या गोल्डन बेल का जो इमारत बनवाया पुर्तगालियों ने, उसको कहां बनवाया? गोवा में। और इसमें जो शैली का इस्तेमाल किया गया तो वो पुर्तगाली शैली का उपयोग किया गया। ठीक, पुर्तगाली शैली का उपयोग किया गया। और यह एक विशाल घंटा है। याद रखना विश्व की सबसे बड़ी घंटा क्या है? गोल्डन वॉच। ठीक, या गोल्डन बेल भी कहते हैं। और स्वर्णिम घंटा विश्व की सबसे बड़ी घंटा इसको कहा जाता है। ये कौन है? पुर्तगाल का प्रभाव। ठीक, फिर बोलता है कि दीव, आपने दामन और दीव सुना होगा। अरे जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां तो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़े क्या? वही है।
जो दमन दीव है, केंद्र शासित दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, अरे वही तो है यार, क्या करते हो आप लोग भी, वही है दमन और दीव, सेंट पॉल का चर्च। इन्होंने क्या किया कि जो हम लोग देहाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने एवरेज से बनवाते हैं, तो ये लोग क्या किए कि दमन और दीव में भी जिस प्रकार गोवा में एक से कैथोडल करवाए, फिर वहीं एक स्वर्णिम घंटा बनवा दिया अपना वर्चस्व लगाने के लिए, फिर उन्होंने एक और अपना जनरल दिमाग लगाया और क्या किया कि सेंट पॉल नामक एक चर्च बनवाया, जो इसका शैली था बेरोक शैली। ठीक, पुर्तगालियों ने क्या किया, एक और चर्च बनवाया और उसमें बेरोक शैली का क्या किया, इस्तेमाल किया, इसने पुर्तगालियों ने, और इसको कंप्लीट कर लिया गया 1610 में, और इसको 1610 में कंप्लीट कर लिया गया। इसको नोट कर ले, यह इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी IMP, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेरोक शैली का इस्तेमाल हुआ और 1610 में इसको कंप्लीट कर लिया। ये तो हुआ क्या, पुर्तगाल शैली। तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम। अपन ये समझे, कोई कठिन जटिलता से नहीं पढ़ना है, एकदम कहा जाए तो आसानी से आसान तरीके से अपन को समझना है। ठीक, फिर फ्रांसीसी शैली। अब जो आधुनिक वास्तुकला है, जैसे हम ठंडी आती है तो हमको प्रभावित होते हैं, फिर गर्मी आती है तब भी हम प्रभावित होते हैं, सर्दी आती है फिर भी प्रभावित होते हैं, बरसात आता है फिर भी प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार ये है आधुनिक वास्तुकला। ये मान लो कि हम इंसान हैं, यानी मैं अजीत है आधुनिक वास्तुकला। अब पुर्तगाल प्रभाव, फ्रांसीसी प्रभाव, अंग्रेजी प्रभाव, ये ठंडी, बरसात, गर्मी, ये सब ये प्रभाव है। तो हम जैसे गर्मी आता है तो हमको प्रभावित मिलता है, हम गर्मी लगने लगता है, हम ठंडी कपड़े पहनना बंद कर देते हैं, ठंडी आती है तो हम ऊनी कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं। ठीक, फिर बरसात आती है तो हम रेनकोट पहनना शुरू कर देते हैं, यानी हम उसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ठीक, उसी प्रकार इनके प्रभाव से भी आधुनिक वास्तुकला प्रभावित होता है। ठीक, तो समझने का बस अंतर है। तो जो फ्रांसीसी प्रभाव था उसमें क्या हुआ कि भव्य भवनों का निर्माण के द्वारा शक्ति प्रदर्शन, यानी कि जो कौन थे, फ्रांसीसी थे, जो फ्रांस के कहा जाए तो जो शासक व्यापारी थे, जब उन्होंने यहाँ धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में ही जैसे कई लोग रहते हैं ना कि थोड़ा बहुत पैसा आया, कहीं पास घर लिए, वहां तुरंत 2-3 मंजिला घर बनवा दिए अपन गांव में ही, देहात में ही। वैसे ही उन्होंने क्या किया, भव्य भव्य भवन बनवाए, यानी कि महल बनवाए, घर बनते हैं, वो पहले जमाने में महल बोला करते थे। ठीक, तो उनका निर्माण करवाया और उसके द्वारा क्या करवाते थे, अपना शक्ति का प्रदर्शन कि हम लोग ये बनवाए, हम लोग ये बनाए। अपन यहाँ होता है ना, गांव में कोई बुलेट ले लिया, या फिर अपन आज भी जो देहात के लोगों में डबल मंजिला घर बनवा लिए, तो जब भी होगी बात, जब 4 लोग बैठेंगे तो क्या करवाए, तो बोलेगा अरे हम लोग 2 मंजिला घर बनवा लिए, वो बोलेगा अरे अभी हम पैसे नहीं है तो क्या करें। ऐसा होता है, जो बार बार बोलेगा कि मैं 2 मंजिला घर बनवा लिया, कोई बुलेट गाड़ी ले लिया, मार्शल ले लिया, तो बार बार बात करेगा, अरे क्या किया, मैं तो मार्शल ले लिया, वो जो नहीं लिया है उसको बार बार धोएगा। वैसे ही समझो कि क्या होता था कि जो उनके पास पैसा था, पहले उन्होंने व्यापार किया और बड़े बड़े भवन का निर्माण किया और अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया। कौन, फ्रांसीसी। ठीक, ये भी कहा कि ये भी समुद्र किनारे ही अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। अज्ञात शैली। ठीक, अज्ञात वास्तुकला की अवधारणा प्रस्तुत की। यह एक कला है जो वास्तुकला के अंतर्गत एक उसी का भाग है, अज्ञात शैली। तो अज्ञात शैली का इन्होंने जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया, किसने, फ्रांसीसियों ने। ठीक, अब ये मत पूछना कि फ्रांसीसी है कौन, अंग्रेज है कौन, डच है कौन। अब जैसे नॉर्मल मैं बताता हूं, जैसे अपन देहात के लोग क्या बोलते हैं, जैसे कई लोग शादी किए रहते हैं लड़का लड़की का, तो जब लड़का जैसे किसी गांव से गया है, जैसे लड़का गया सधवानी से, ठीक, सधवानी से गया लड़का, बचरवार शादी हुआ और बचरवार से लड़की की सधवानी शादी हुई, तो जब लड़की आएगी यहाँ सधवानी में, तो उसको सधवानी के लोग क्या बोलेंगे, बचरवारहीन, यानी कि उसके गांव से लिया जाता है, यानी कि वो बचरवारहीन बोलेंगे तो क्या होगा, वह जान जाएंगे हाँ बचरवार से आई हो। उसी प्रकार जब हम दूसरे देश जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से आया है बोलेंगे अपन, वो इंग्लिश में बोलेंगे, अपन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि बोलेंगे कहाँ से आया, तो हम क्या बोलेंगे, हम हिंदुस्तान से। और क्या बोलेंगे, अच्छा इंडियन यानी भारतीय, तो हम बोलेंगे हाँ हम लोग भारतीय। तो उसी प्रकार का होगा कि जब ये फ्रांस देश से आए, ये लोग कहाँ से आए, फ्रांस देश से, तो इनको क्या बोला गया, फ्रांसीसी। जब ये पुर्तगाल देश से आए तो इनको बोला गया पुर्तगाली। जब ये अंग्रेजी देश से आए तो इनको बोला गया अंग्रेज। उसी प्रकार हम अगर किसी दूसरे देश में अभी भी जाएंगे तो हमको बोला जाएगा भारतीय, क्योंकि हम भारत से गए हैं। हमको बोला जाएगा हिंदुस्तानी, क्योंकि हम हिंदुस्तान से गए हैं। हमको बोले जाएगा इंडियन, क्योंकि हम इंडिया से गए। ठीक, यही है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। फिर बोलता है कि फ्रांसीसियों ने मोहे
यानी केरल में। मोहे एक जगह का नाम है और वह है केरल के अंदर। कराईकल ये भी तमिलनाडु के अंदर है। यानम यह आंध्र प्रदेश के अंदर है। विकसित किए। ठीक, तो फ्रांसीसियों ने आया और ये अविकसित क्षेत्र थे यानी समुद्र किनारे। जैसे हम कुछ पहले से हम देखे नहीं कि उसकी उपयोगिता क्या है। अरे ले फेंक रहे, मतलब फेंक दिए। अब उसकी उपयोगिता कौन जानेगा, जो बड़े जो शिक्षित होंगे। अब अनपढ़ लोगों का क्या होता है, अनपढ़ लोग बहुत सारे ऐसे सामान को फेंक देते हैं जो शिक्षित लोगों के बहुत उपयोगी होता है। जैसे अगर कोई मैकेनिक है, हमारे पास अगर कोई सामान पार्ट है गाड़ी मोटरसाइकिल का, हम फेंक देंगे, अरे क्या काम है इसका। अगर वही मैकेनिक होता तो बता देगा उसका क्या क्या उपयोग होता है। ठीक उसी प्रकार जब भारत देश में ये जो क्षेत्र है केरल में मोहे, कराईकल और यानम, ये डिफॉल्टर ऐसे ही पड़ा था, जंगली एरिया है, क्या करना है, ऐसे पड़ा है तो पड़ा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। भारत देश वैसे ही, यहाँ अपने तो बन नहीं रहे, दूसरे कौन देखेगा, ऐसा तो देश है। तो क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में इन्होंने विकसित किया, अपने व्यापार स्थापित किए और अपने व्यापार को इन्हीं स्थानों से आगे बढ़ाना शुरू किया। कौन, फ्रांसीसियों ने। ठीक, उदाहरण के लिए फ्रांसीसियों ने पुंडुचेरी में जीसस का सेक्रेड हार्ट चर्च, क्या पुंडुचेरी में जीसस का सेक्रेड हार्ट चर्च लिख लेना, बनवाया। यह इनकी प्रमुख कृतियों में यानी निर्माण वास्तुकला में महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप इनको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। ठीक, लिख लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पुर्तगाली के बारे में पढ़ा कि पुर्तगालियों ने आधुनिक वास्तुकला में क्या क्या उनका प्रभाव था। उसी प्रकार फ्रांसीसियों का क्या क्या प्रभाव था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अंग्रेजी। ठीक, अब अंग्रेज जब पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, सब में आपस में संघर्ष हो गया। अरे हम बैठेंगे, कुर्सी मैच वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे स्कूलों में वो खिलाते हैं, क्या बोलते हैं, कुर्सी दौड़। एक दौड़ा रहे हैं 4 लोगों को और बीच में 3 कुर्सी है, 2 कुर्सी है। अब दौड़ रहे हैं, अब घंटी बज रहे, एक आध बार घंटी बंद, सब चपचाप के बैठ गए। अब क्या होगा, 3 लोगों को मिलेगा, 2 लोग गिर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ कि जब यहाँ पर विदेश के लोग, यूरोप के लोग आए ना, तो 5-6 लोग आए। अब इतने लोग, अब एक जंगल में कितने शेर रहेंगे, 2 ही 3 एक ही रहेंगे, एक जंगल में एक शेर। उसी प्रकार सभी ने अपना अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया, कीड़े मकोड़े की तरह एकदम झपटने लगे। अब उसके बाद क्या होता है कि कीड़े मकोड़े की तरह झपटे। अब उसके बाद जब हमारा देश व्यापार यहाँ स्थापित किए तो सब कोई नहीं कर पाए। फ्रांस कुछ दिन किया राज यानी शासन किया, व्यापार किया, लेकिन उसको फिर वापस जाना पड़ा, वह विकसित नहीं हो पाया। सिर्फ 1 ही 2 क्षेत्रों में वह व्यापार तक सीमित रह गया। डच भी यहाँ ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, वह भी वापस हो गए। वह जैसे आए थे, बोला जाता है खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, वैसे ही चले गए। फिर उसी प्रकार फ्रांस भी अधिक समय तक शासन नहीं किए। पुर्तगाल और फ्रांस अधिक समय तक नहीं किए, 2-4-10 साल शासन किए, फिर वापस हो गए। फिर आए अंग्रेज। अंग्रेज का प्रभुत्व जबरदस्त था, लंबे समय तक था। इन्होंने बहुत ही कूटनीति के साथ भारत में आए थे। इन्होंने अपने साथ क्या लाया, गॉथिक शैली लाया। अगर वास्तुकला की बात करें तो अंग्रेजों ने अपने साथ गॉथिक शैली लाया, जो भारत के शैली को प्रभावित किया और दोनों शैली मिल गए। क्या हुआ, गॉथिक शैली और जो गॉथिक शैली यानी कि जो अंग्रेजों की शैली थी और भारत की शैली, दोनों शैली क्या हुए, मिल गए। अब जब दोनों शैली मिले तो दोनों मिलकर क्या बन गए, इंडो गॉथिक शैली। जब दोनों शैली मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडो गॉथिक शैली मिल गए। ठीक, अब बनकर ये नया नाम सामने आया जिसको बोला जाता है इंडो गॉथिक शैली। बोलते हैं 1911 के बाद नव रोमन शैली स्थापत्य कला का उद्भव हुआ। 1911 के बाद नव रोमन स्थापत्य कला, यह एक शैली का नाम है, इसका भी उद्भव हुआ और यह भी हमारे जो वास्तुकला में अपनी हिस्सेदारी यानी कि शामिल हो गई और आगे बढ़ने लगी। ठीक, उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने क्या बनवाया, हमने देखा पुर्तगालियों ने क्या बनवाया, हमने देखा फ्रांसीसियों ने क्या बनवाया। ठीक, कंफ्यूज नहीं। फिर है अंग्रेजों ने क्या बनवाया। अब जैसे आजकल क्या होता है, अपन लोग मैं एक सही बात बताता हूं कि जैसे कोई मर जाता है ना, अब उसको ले जाके अग्नि संस्कार किए। अब जो प्राइवेट स्थानों पर अपने यानी जमीन जायदादों में किए जो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये हमारे पापा जी हैं, दादाजी हैं, तो वहाँ एक स्मृति बनवा देंगे, है ना, चबूतरा टाइप का एक चिन्ह कि हाँ हमने यहाँ अपने दादाजी का अंतिम संस्कार किया था। ठीक, वो मतलब स्मृति है एक। तो उसी प्रकार इन्होंने भी अपनी स्मृति बनवाई, किसने, अंग्रेज ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया। कहाँ, कलकत्ता, नाम तो सुना होगा, भारत का सबसे पॉपुलर सिटी में से एक सिटी है कलकत्ता, सबसे पॉपुलर स्टेटों में से एक स्टेट है कलकत्ता। ठीक, तो कलकत्ता, यहाँ पर माँ काली की कहा जाए मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो कलकत्ता में इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल
एक महल बनवाया और मुंबई में गेटवे ऑफ, ये देख लीजिए इधर है, मैं साइड हो गया हूं, कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया। दोनों ही अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने खालिस्तान बनवाया, नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, दोनों में से एक ऑप्शन दे देगा या दोनों ऑप्शन दे देगा और 2 एक्स्ट्रा, मतलब कि एक में दे देगा ए और बी और 3 ये। तो आपको ए और बी आपको याद होना चाहिए कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया को किसने बनवाया, तो अंग्रेजों ने। ठीक, अब देखो दोस्तों, हर एक चीज का अंत होता है, यानी कहा जाता है ना कि रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा ट्रुथ है तो क्या है, सबसे बड़ा सत्य है तो क्या है, समय। समय आगे चलता ही जाता है, समय को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया है। तो जब पुर्तगालियों का शासन चला गया, फ्रांसीसियों का शासन चला गया, अंग्रेजों का चला गया, तब आया 1947। कब आया, 1947 तब आया जब अंग्रेजों का शासन चला गया। अब बोलता है कि अंग्रेजों के शासन के जाने के बाद भारत में एक वास्तुकला, स्वातंत्र्योत्तर वास्तुकला का उद्भव हुआ। भारत में कौन सी वास्तुकला का उद्भव हुआ, तो स्वातंत्र्योत्तर वास्तुकला का उद्भव हुआ, जिसके अंतर्गत दो शैली का विकास हुआ। आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है पुनरुत्थानवादी और आधुनिकतावादी। ठीक, लिखा है कि पुनरुत्थानवादी और आधुनिकतावादी, ये 2 महत्वपूर्ण शैलियों का विकास हुआ। कहां हुआ, भारत में हुआ। पर कब हुआ, तो भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ ना, कंफ्यूज नहीं, पहले नहीं हुआ है। जब अंग्रेज चले गए, जब हमारा भारत देश आजाद हो गया, तब इस शैली का उद्भव हुआ। किसका, स्वतंत्रोत्तर वास्तुकला का, जिसके अंतर्गत 2 शैली हुए, एक है पुनरुत्थानवादी और दूसरा है आधुनिकतावादी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आपने रिमाइंड करवा दूं कि हमने आज पढ़ा आधुनिक वास्तुकला, जिसके अंतर्गत पहला पुर्तगाली प्रभाव, दूसरा फ्रांसीसी प्रभाव और तीसरा अंग्रेजी प्रभाव, और लास्ट है कि स्वतंत्रोत्तर वास्तुकला। ये इसके प्रभाव नहीं है, ये अलग ही वास्तुकला है, यानी आधुनिक वास्तुकला के बाद ये अगला वास्तुकला स्वतंत्रोत्तर वास्तुकला है, जिसको मैंने इसी क्लास में कंप्लीट करवा दिया। ठीक, मैंने ये भी बताया कि पुर्तगाल को पुर्तगाली क्यों कहा जाता है, प्रभाव का अर्थ क्या है, ये सब मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपने कहीं पर मिस किया है तो आप उसको वीडियो को रिवर्स कर लें और देखें। ठीक, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताएं। मैं लास्ट में बस 2 ही लाइन बोलूंगा दोस्तों, कि मंजिल मिलेगी या ना मिलेगी ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, मंजिल की परवाह किए बिना कंटिन्यू हार्ड वर्क करें, और कोशिश करने वालों की कभी मंजिल प्राप्ति नहीं होती, यानी कोशिश करने वालों को बहुत कम ही एवरेज रह जाते हैं कोशिश करने वाले। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। अगर आपको मंजिल पाना है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, अगर आपको आईएएस बनना है या फिर किसी भी अदर फील्ड में भी अगर कुछ करना है, तो आपको जिद पर अड़ना होगा। 8 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, आपको जिंदगी का कितनी भी समय लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, आपको अपनी जिद पर अडिग रहना होगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के बाद हम अब इस चैप्टर को क्लियर कर लिए हैं, यानी भारतीय कला एवं संस्कृति के फर्स्ट चैप्टर को। अब हम सेकंड चैप्टर में आएंगे भारतीय चित्रकलाएं। अब उसमें हम आगे अगली क्लास लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।